हेलो, नमस्ते भारत के होनहार भविष्य। कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल के SRN 2.0 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे प्यारे क्लास 9th के बहुत ही मेधावी और आने वाले भविष्य के विभिन्न क्षेत्रों में अपने हुनर का परचम लहराने वाले छात्र छात्राएं फाइनली क्लास 9 का क्लासेस लगातार नियमित रूप से अब आपको मिलने जा रहा है। और आज हम लोग विज्ञान की एक खूबसूरत क्लासेस के साथ आपके सामने आ रहे हैं और आपके एक थोड़ी सी लंबी इंतजार की घड़ी अब समाप्त हो रही है। और मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि आप अपना प्यार और भरोसा हमारे साथ इसी तरह से बनाए रखेंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको निराश नहीं करूँ। वैसे मैं ये बात तो बोलना पसंद नहीं करता, लेकिन आप समझ सकते हैं कि अब भी लगभग रात के 2 बज रहे हैं और इस समय मैं आपकी इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरा आपके प्रति कितना प्रेम है। मैं आपको वाकई में कितना सफल होते हुए देखना चाहता हूँ। इसी वजह से रात के 2 बजे भी मैं जग कर मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो अगर मुझे आपके लिए थोड़ा कष्ट भी करना पड़े तो कोई बात नहीं है। ऑलरेडी मैंने आप लोग को बहुत सारा लेट कराया है, पर अब मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको लेट ज़्यादा नहीं हो। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपके इंतज़ार की घड़ी को समाप्त करते हुए हम लोग आज विज्ञान के एक खूबसूरत संसार में प्रवेश करते हैं। तो चलिए देखिए क्या है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है विज्ञान। ये विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो ये विज्ञान की उत्पत्ति एक लैटिन शब्द सिंटिया से हुई है। ये कर्सिव में लिखा हुआ है, मैं इसका एक एक स्पेलिंग पढ़ रहा हूँ। SCIENTIA। तो विज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति है, यानी विज्ञान शब्द दुनिया में डायरेक्ट नहीं आया। सबसे पहले कौन सा वर्ड आया? सिंटिया। तो कैसा शब्द है? लैटिन। और यही सिंटिया का क्या अर्थ होता है? जानना, किसी भी चीज को जानना। तो यहीं से फिर हमारा क्या उत्पन्न हुआ? सिंटिया से साइंस बना और साइंस से हमारा विज्ञान बना। अब देखिए विज्ञान की परिभाषा यहाँ लिखी गई है। विज्ञान जिसे अंग्रेजी में हम लोग साइंस कहते हैं, SCIENCE, साइंस। किसी भी तथ्य को जानने हेतु जो प्रयास किया जाता है एवं प्रयास के फलस्वरूप जो ज्ञान प्राप्त होता है वही विज्ञान कहलाता है। क्या कहा जा रहा है, जरा पढ़ते हैं कि किसी भी तथ्य को, यानी किसी भी बात को जानने हेतु जो प्रयास किया जाता है। किसी ने कोई बात कह दिया, हम मान लिए, ये विज्ञान थोड़े है। उस क्यों ऐसा होता है उसके जानने के लिए जो प्रयास किया जाता है और प्रयास के फलस्वरूप जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है। अब सब दिन दुनिया क्या कहती थी कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य चारों ओर घूमता है, लेकिन क्या सच्चाई ऐसा हुई? परिणाम ये हुआ कि नहीं, सूर्य स्थिर है। वैसे तो सूर्य अपने ही केंद्र पर चारों ओर घूमता है, लेकिन वास्तव में सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? पृथ्वी। तो किसी ने कोई कुछ बातें कह दी और हमने आंख बंद करके भरोसा कर लिया, ये विज्ञान नहीं है। विज्ञान कहता है किसी भी चीज को जानिए और जानने से जो आपको ज्ञान मिलेगा वही ज्ञान हमारा क्या है? विज्ञान है। तो आप चाहिए तो, चूंकि आप कक्षा 9 के हैं, तो विज्ञान की परिभाषा को यहाँ से याद कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। सिंपल सी बात कि किसी भी बात को जानने के लिए जो प्रयास करते हैं उस प्रयास से आपको क्या मिल रहा है? ज्ञान। उसी ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को 3 भाग में बांटा गया प्यारे स्टूडेंट्स। एक है भौतिकी, दूसरा है रसायन शास्त्र, तीसरा है जीव विज्ञान। अंग्रेजी भी लिखा हुआ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो मैं सबका एक बार स्पेलिंग पढ़ देता हूँ, क्योंकि आप में से कई सारे स्टूडेंट्स को अंग्रेजी नहीं आते हैं कर्सिव में। तो भौतिकी का अंग्रेजी है फिजिक्स, PHYSICS। रसायन शास्त्र का अंग्रेजी है केमिस्ट्री, CHEMISTRY। जीव विज्ञान का बायोलॉजी, BIOLOGY। तो विज्ञान को सुविधा के लिए हमने 3 भागों में बांटा, भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान। हम लोग इस क्लास में प्यारे स्टूडेंट्स किसकी चर्चा करेंगे? रसायन शास्त्र की चर्चा करेंगे, केमिस्ट्री की चर्चा करेंगे। आपके सामने
थोड़ा सा आपका पहला चैप्टर शुरू करने से पहले केमिस्ट्री की कुछ बुनियादी बातों को बताया गया। जैसे ये एक एक्स है और यहाँ पर लिखा गया ए और यहाँ लिखा गया जेड। इसका मतलब बताया गया कि ये जो एक्स है एलिमेंट होता है, एलिमेंट मतलब तत्व होता है, और जो ऊपर में रहता है ए, इसे हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान, और जो नीचे में जेड रहता है इसे कहते हैं एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो पहली बार जीवन में विज्ञान को पढ़ रहे होंगे तो थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं, आपका अभी बस ये छोटा सा आपको बात बताया जा रहा है कि आप ये जानिए। जैसे एक सवाल हम यहाँ लेते हैं, ओ यहाँ 8 है, यहाँ 16 है, तो बताइए यहाँ जैसे बीच में x था तो x को क्या कहा गया? तत्व। इसमें बताइए x कौन है? तो आप सीधे बताएंगे कि x बीच में था तो यहाँ x ये है, तो ये है O। O हमारा क्या है प्यारे स्टूडेंट्स? तो तत्व है। क्लियर है? इसी तरह से Z, Z मतलब होता है परमाणु संख्या, और Z कहाँ होता है? नीचे। तो नीचे वाला हमारा क्या है? Z है, यानी 8 क्या हो गया? परमाणु संख्या हो गया। यानी O मतलब आप जानते हैं ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 8। ऊपर वाला क्या कहलाता है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ए मतलब एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान। तो जो ऊपर वाला होता है उसे हम लोग परमाणु द्रव्यमान कहते हैं या भार कहते हैं। तो वो जो आपका कितना है? 16। तो ये आपका परमाणु द्रव्यमान हो गया। तो अब आप लोग वीडियो को रोक के इसको सॉल्व करिए। इसमें x का मान क्या है, z का मान क्या है और a का मान क्या है, और उसके बाद हम लोग मिलाते हैं। तो आप लोग कमेंट्स में इतना जरूर करिएगा। देखिए कुछ आप करिए, मैं कभी भी किसी अपने वीडियो में ना तो चैनल को लाइक करने सब्सक्राइब करने करता हूँ, मैं बस इतनी गुजारिश करता हूँ कि आप कमेंट्स जरूर करें। तो जैसे इस सवाल में अगर आपका उत्तर सही होता है तो आप अपना नाम के साथ जरूर लिखें, यस सर मेरा सही है। ओके चलिए, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले x का वैल्यू मान क्या हो जाएगा? वैल्यू नहीं मान Ca मतलब कैल्शियम, कैल्शियम तत्व हो गया। Z मतलब परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या हम लोग का कितना है? 20 है, नीचे वाला जो होता है, तो ये 20 हो गया परमाणु संख्या। और A क्या हो गया? एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान, जो कितना हो जाता है? 40। तो आप में से किन किन स्टूडेंट्स का ये सही जवाब हुआ आप जरूर हमें बताइए, आपके कमेंट्स का हम जरूर इंतजार करेंगे। अब एक छोटा सा यहाँ पे लिखा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में मॉडर्न पीरियडिक टेबल में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? 118। मैं फिर से बता रहा हूँ, अब भी आपको कुछ भी नहीं समझाया गया है, इस बात को जेहन में अच्छे से याद रख लीजिए। जब हम कह देंगे कि यहाँ से समझाया जा रहा है तो आप समझिएगा। ये समझिए एक तरह से, एक सबसे पहले बात बताया गया कि इसे हम लोग तत्व कहते हैं, नीचे वाले को परमाणु संख्या, ऊपर वाले को परमाणु द्रव्यमान। ये क्लियर हो गया। टोटल आज के डेट में तत्वों की संख्या कितनी है? 118। मैं आपके सामने कुल मिला के 20 तत्व के नाम, संकेत, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान लिखा हूं। जैसे हाइड्रोजन, इसका संकेत H, परमाणु संख्या 1, परमाणु द्रव्यमान 1। हीलियम का संकेत He 2 4, लिथियम का Li संकेत 3, परमाणु संख्या 7, परमाणु द्रव्यमान। तो इसमें से हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स रूही, कशिश, जोया, पंखुड़ी, इमरान, महफूज जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बहुत अच्छे से याद होगा, आपको मज़ा भी आ रहा होगा, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। तो चलिए इसी तरह से ये आप अपने नोट्स कॉपी में बिल्कुल इसी तरह से उतार लेंगे आने के बावजूद। तो देखिए यहाँ पर आपके 20 तक का मैंने लिख दिया। अगर कोई स्टूडेंट्स पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो आपसे अनुरोध है कि ये 20 आप अच्छे से याद कर ले, जिससे आपको आगे पढ़ने में काफ़ी सुविधा होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग पहले चैप्टर को शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है हमारे परिवेश के पदार्थ। ये केमिस्ट्री का पहला आपका चैप्टर है। चैप्टर का नाम मैंने क्या बताया? हमारे परिवेश के पदार्थ। देखिए अब हमारे मतलब तो समझ गए हम सब, परिवेश का मतलब होता है चारों ओर, और पदार्थ मतलब पदार्थ हो गया। हमारे चारों ओर के पदार्थ के बारे में हम लोग इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे, समझेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, पदार्थ किसे कहते हैं। चूंकि चैप्टर का नाम ही है पदार्थ, तो पहले समझेंगे ना भाई पदार्थ क्या है। तो देखिए पदार्थ को अंग्रेजी में मैटर कहा जाता है, MATTER। तो यहाँ लिखा गया कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे
जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो, जो अवरोध उत्पन्न करे उसे पदार्थ कहते हैं। मतलब प्यारे स्टूडेंट्स, जो कोई भी स्थान करे, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम आपके सामने ये एक वैसलीन का डब्बा लाए, तो ये यहाँ पे रख दी, क्या ये इतना कुछ जगह छीन लिया ना? आगे देखिए, तो कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे जिसमें द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब होता है एक तरह से भार, क्या इसमें कुछ भार है, क्या इसका कुछ वजन होगा? तो आप बोलेंगे जी सर इसमें कुछ ना कुछ तो भार होगा। आयतन, आयतन का मतलब होता है क्या इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जैसी चीजें? हाँ सर इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, एक तरह का इसमें स्पेस है। इसके अंदर देखिए आयतन, इसमें वैसलीन रखा हुआ है ये यहाँ पे इसके अंदर, तो इसका एक क्या है, अपना आयतन है। और जो अवरोध उत्पन्न करे, अब देखिए मेरी पेंसिल ऐसे जा रही थी, लेकिन अब ये आगे जाने से हमको थोड़ा रोका, तो अवरोध उत्पन्न किया, तो इससे ही हम लोग क्या कहेंगे, पदार्थ। यानी दुनिया में आप जो कुछ भी देखिए, जिसमें स्थान जो घेरता हो, जिसमें आयतन हो, जो द्रव्यमान हो, जो रुकावट पैदा करे, वो क्या कहलाता है, पदार्थ। तो सच कहा जाए तो आप अपनी चारों नजरों से जो कुछ भी देख रहे हैं, चाहे आप अभी कॉपी को देख रहे हैं, ये पेंसिल को देख रहे हैं, मेरी उंगली को देख रहे हैं, आप खुद को देख रहे हैं, दीवार को आप अपने सामने देख रहे हैं, आप अपने स्टडी टेबल को देख रहे हैं, ये सब के सब क्या है, आपके पदार्थ है। क्योंकि सब में कुछ ना कुछ तो भार होता है, सब कुछ ना कुछ तो जगह छेकता है। अच्छा सोच के बताइए, क्या हवा पदार्थ है? सोच के देखिए, बताइए इमरान, क्या हवा पदार्थ है? देखिए बिल्कुल रूही का एकदम सही जवाब, मन ही मन वो सोच रही है, क्योंकि रूही एक बहुत अच्छी स्टूडेंट है, तो मैं ऐसा अनुमान लगा रहा हूँ कि बिल्कुल सही सोच रही है कि हवा एक पदार्थ है। अब कशिश के मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि कैसे है, तो अब पंखुड़ी तुरंत इसी क्षण उठ खड़ी हुई और कह रही है कि मैं इसका जवाब दूंगी। तो समझिए हवा कैसे पदार्थ है। आप एक बैलून लीजिए जो पचका हुआ है, उसको पहले तौल लीजिए, अगर आपके पास इतने छोटे हैं तो तौलने के बाद मान लेते हैं एक बैलून का वजन है 5 ग्राम, एक एग्जाम्पल लिए, फिर आप उसमें हवा भरिए फूक फूक के, फिर उसके बाद उसको तौलिए, तो आपको वो 5 ग्राम की जगह 6 ग्राम 7 ग्राम नजर आएगा। तो उसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान हुआ। पहले बैलून जब पचका हुआ था तो इतना ही जगह छेक रहा था, लेकिन जब वो बैलून को फुलाएं तब वो ज्यादा जगह छेकने लगा। अच्छा जब आप साइकिल चलाते हो और हवा आपके विपरीत चलती है तो आपको अवरोध उत्पन्न होता है, आगे बढ़ने में दिक्कत होती है ना। तो इससे स्पष्ट हो गया ना कि हवा भी एक प्रकार का क्या है, पदार्थ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, तो पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि पदार्थ किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द्रव्य किसे कहते हैं। वैसे तो सच कहा जाए कि पदार्थ और द्रव्य दोनों एक ही चीज है, कोई अंतर नहीं। आप दुनिया में जो भी चीजें पदार्थ है उसे द्रव्य भी कह सकते हैं। यहाँ वही है, द्रव्य एक प्रकार का पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया की सहायता से पदार्थ के अन्य प्रकारों में विभक्त नहीं किया जा सकता है। जैसे चीनी, चीनी को आप और क्या तोड़ सकते हैं बताइए, आप समझ रहे मेरी बात को, चीनी को और आप तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते ना, और आप उसको विभक्त नहीं कर सकते हैं, तो वो एक क्या है, द्रव है। अगर आप फिर भी कंफ्यूज है तो बड़ा सिंपल सा, जो भी पदार्थ है वही क्या है, द्रव है, बस खत्म। चलिए अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, जो कि है पदार्थ के भौतिक गुणों को लिखें। क्या क्वेश्चन है, पदार्थ के, कशिश क्या है, इतनी जल्दी आप सो रहे हैं? देखिए जोया कितनी अच्छी लड़की होकर पढ़ रही है और आप हैं कि बस अभी 10 मिनट सही से वीडियो देखना नहीं हुआ, आपको नींद आना शुरू हो जाता है। वेरी बैड, फोकस करिए। देखिए रूही, पंखुड़ी को, ये सब कितनी अच्छी, इमरान को देखिए कितना फोकस करके सुन रहे हैं, और आप हैं कि तुरंत सोने लगते हैं। उठिए, चलिए यहाँ देखिए, तो पदार्थ के भौतिक गुणों को लिखें। तो अब अर्थात हमें जो है ना इस क्वेश्चन में पदार्थ के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताना है। तो पहला, पदार्थ कणों का बना होता है। जितना भी दुनिया में पदार्थ है, कोई भी वस्तु है, सब छोटे छोटे कण से ही मिलकर बना है। जैसे आपने पढ़ा होगा ना बायोलॉजी में क्लास 8 में कि हमारा शरीर किसका बना है, सबसे छोटा क्या है, कोशिका। कई कोशिका मिलकर उत्तक बनाती है, टिश्यू, पढ़े ना आपने। उसी तरह से दुनिया में कोई भी पदार्थ है सब किससे बना है, कणों का बना है।
और पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, यानी अत्यंत छोटे होते हैं। बताइए ना, आप कोशिका को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, उसके लिए शक्तिशाली माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। तो बिल्कुल पदार्थ का पहला गुण है कि यह कण का बना होता है, पार्टिकल्स का, मेड ऑफ पार्टिकल्स। एंड इनके जो पार्टिकल्स है, जो कण हैं, वो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, वेरी टीनी, एकदम बहुत छोटे होते हैं। तीसरा, पदार्थ के कण अनवरत गतिशील रहते हैं, यानी ये स्थिर नहीं रहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे 2 बर्फ लीजिए और दोनों बर्फ को सटा के फ्रिज में रख दीजिए, आप पाएंगे कुछ घंटे के बाद दोनों बर्फ एक साथ जुड़ चुके हैं। ऐसा कैसे मुमकिन हो पाया? संभव, क्योंकि पदार्थ के कण इस पॉइंट में लिखा है वह अनवरत। अनवरत मतलब होता है लगातार गतिशील रहते, लगातार वो मूवमेंट करते हैं। तो इस वजह से इस बर्फ का कण उस बर्फ में, उस बर्फ का कण इसमें लगातार जाने लगा, जिसकी वजह से वो बर्फ क्या हो गए, आपस में जुड़ गए। अच्छा छोड़िए उसका एग्जाम्पल, हड्डी याद है? एक बार रूही, आज से ज्यादा नहीं 8 महीना पहले आपकी लड़ाई हो गई थी जोया से। तो जोया आपको एक बेचारी क्या धक्का दी, आपका हाथ की हड्डी टूट गई। तो आपने हाथ में क्या लगाया था? प्लास्टर लगाया था, फिर आपके हाथ की हड्डी जुड़ गई थी ना। तो डॉक्टर थोड़ी कुछ किया था, बस दोनों हड्डी को एक साथ जोड़ दिया। देखिए कितना अच्छी बात है, दोनों हड्डी को क्या कर दिया? जोड़ दिया। और प्लास्टर ऊपर से इसलिए लगाता है कि वो हड्डी हिले नहीं, तो हड्डी को मिल गया मौका, तो दोनों के कण एक दूसरे में धीरे धीरे ट्रांसफर होने लगे और वो हड्डी जुड़ गई, है कि नहीं है? तो इस तरह से यह स्पष्ट है कि पदार्थ के कण क्या होते हैं? अनवरत गतिशील रहते हैं। चौथा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और मैंने बताया ना, इसका कण उसमें और उसका कण इसमें एक दूसरे को अट्रैक्टिव करते हैं। ये पदार्थ के कुछ 4 प्रमुख गुणों की मैंने चर्चा की। अगला 5वां हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान भी होते हैं, यानी थोड़ा सा जगह भी होता है कणों के बीच में। जैसे मैं यहाँ पर एक पिक्चर आपके सामने बना रहा हूँ, ये हमारा एक पदार्थ है, इनमें कण होता है, ये कण, ठीक है। तो इन कणों के बीच में क्या होता है? खाली जगह भी होती है। तो ये आपने पदार्थ की कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ भौतिक गुणों को जाना। क्या क्या जाना? रिवीजन करिए। पहला, पदार्थ कणों के बने होते हैं। देखिए ये सब छोटे छोटे कण के बने, और ये कण क्या होते हैं? अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। तीसरा आपने क्या पढ़ा? कि कण हमेशा घूमते रहते हैं, गतिशील। ये कहता है हम यहाँ जाएंगे, ये कहता है हम वहां जाएंगे, ऐसे ऐसे घूमते रहता है। और ये कण एक दूसरे को आकर्षित भी करते रहते हैं, अट्रैक्टिव करते हैं, और इनके बीच में खाली जगह भी होता है। क्लियर है? अब कुछ नोट में पॉइंट बताए गए हैं जिसको आपको अच्छे से याद करना है। तो आइए क्या है पॉइंट सुने। पहला है, पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने पर कणों की गति और तेज होती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है। मतलब ये जो कण है ना, इनमें कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो याद रखिएगा, गतिज ऊर्जा। अरे कुछ नहीं है, गति, चूंकि आप जानते नहीं लगातार चलते रहता है कण, अभी आपको बताया गया ना। तो गति के कारण जो इसके अंदर ऊर्जा पैदा होता है, एनर्जी पैदा होता है, उसे ही हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो इन पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। तो कोई दिमाग में लॉजिक नहीं लगाना है, गतिज ऊर्जा मतलब चूंकि गति करते रहते हैं इसलिए इनके अंदर गतिज ऊर्जा होती है। और जब टेम्परेचर बढ़ता है ना, टेम्परेचर, तापमान, इनके कण की गति तेज हो जाती है। अच्छा छोड़िए, चाय को कभी आप देखे हैं? आप उसमें जब दूध में चीनी, चाय पत्ती डालते हैं तो एकदम सब शांत रहते, एकदम चुपचाप, बिल्कुल शांत। लेकिन जैसे ही आप उसे गैस के नीचे चढ़ाते हैं, गैस को ऑन करते हैं, तो धीरे धीरे आप देखते हैं कि उनके जो चाय पत्ती है, उसी को आप सीधे सीधे देखिए, उसके अंदर कितनी तेजी से गतिशीलता शुरू हो जाती है। तो बस यही कण के ऊपर भी लागू होता है कि जैसे ही कण गर्म होता है, उनकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ये पहला पॉइंट अच्छे से आपको क्लियर हो गया कि पदार्थ के कणों में क्या पाया जाता है? गतिज ऊर्जा। और जब ये गर्म होता है, तापमान बढ़ने पर ये गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि कण की गति बढ़ जाती है। क्लियर पॉइंट है? चलो, और बहुत अच्छा लग रहा है श्वेता, अनस, आयशा, आप लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ
निश्चित रूप से आप लोग को इसी तरह से अच्छे से वीडियो को देखना चाहिए। छोटे क्लास में तो इससे क्या जानकारी लेनी है, और कौन कहता है कि आप इन लोगों को नहीं, आपसे हो सकता है, आप लोग से सब कुछ हो सकता है। चलिए दूसरा देखिए, इसी का है, सबसे कम गति ठोस की होती है। देखो गति तो सब में होती है, पर सबसे कम गति किसकी होती है? ठोस की। मध्यम यानी मिडिल जो चाल होता है वो किसका होता है? द्रव। और सबसे ज्यादा गति किसका होता है? गैस का। अब कारण क्या? देखो मैं यहाँ पे दो पिक्चर और बना रहा हूं इस तरह से। ठीक है, आप जैसा कि अच्छे इसमें थोड़ा सा और अच्छे से ऊपर दिखा देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये दिख रहा है आपको यहाँ पर अच्छे से? तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने नीचे लिख दिया ठोस, यहाँ लिख दिया द्रव, और यहाँ लिख दिया गैस। तो ठोस के देखिए जो कण है, पार्टिकल्स कितने करीब करीब है, तो जितना करीब रहेगा वहां गति तेज होगा। अच्छा आप ही बताइए, मेला कभी गए हैं? अरे बोलिए ना, गए हैं ना? एकदम अभी हाल ही में रूही, आपको याद है वो बस बासी वाला जो चाट आप जोया कशिश खा रहे थे, याद है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही बासी चाट। उसी मेला में जो गए थे, देखते कितना भीड़ था ना। तो वहां पे आपकी गति क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है कि कम हो जाती है? वहां कम हो जाती है। लेकिन जहां कम भीड़ रहता है वहां चाल और ज्यादा हो जाता है। जहां सरपट्टे भीड़ कम रहता है वहां पर तो हन हना के चलता है। इसीलिए सबसे कम गति किसकी होती है? ठोस की। उसके बाद मध्यम में द्रव की, और सबसे कम किसकी होती है? गैस की। चलो एक पॉइंट और देखते हैं, सबसे कम रिक्त स्थान ठोस में होता है। अब बताए नहीं, देखिए तो दो गो कण के बीच कितना कम जगह है, तो रिक्त स्थान, तो सबसे कम जगह किस में होता है? ठोस में। ठोस से अधिक रिक्त स्थान किस में होता है? द्रव में होता है। ये जो द्रव है ठोस की तुलना में इसमें देखिए ज्यादा स्पेस है कि नहीं है? और गैस में तो सबसे ज्यादा रिक्त स्थान पाया जाता है। देखिए कितना सारा स्पेस है कणों के बीच में। यहाँ पर भी देखिए, इसमें तो है बीच की वो, एक तनी वो, बगले बगले में सब है। तो ठोस में रिक्त स्थान सबसे कम होता है, और द्रव में रिक्त स्थान इसकी तुलना में ज्यादा होता है। और सबसे ज्यादा रिक्त स्थान किस में होता है? गैस में होता है। तो ये तीसरा पॉइंट भी आप अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए बहुत सुंदर। और आखिरी चौथा पॉइंट हम लोग देख रहे हैं कि सबसे अधिक आकर्षण किसमें होता है? ठोस में। क्योंकि देखिए बगल में जितना रहेगा तो एक कण दूसरे को ज्यादा आकर्षित करते हैं, तो आकर्षण की वजह से नहीं, एक दूसरे के साथ बंधन भी बना लेते हैं। अच्छा छोड़िए, मान लीजिए जोया और रूही दो लड़की है, दोनों पास पास हमेशा रहती है, पास पास बैठती है। इनके बीच का आकर्षण क्या रहेगा? सबसे ज्यादा रहेगा। पास पास रहने की वजह से बंधन भी मजबूत रहेगा। तो यहाँ वही है, सबसे अधिक आकर्षण किसका होता है? ठोस का, क्योंकि इसके कण बगल में रहते हैं। लेकिन इसकी तुलना में इसमें आकर्षण क्या रहेगा? कम रहेगा। और इसमें तो आकर्षण सबसे क्या रहेगा? कम रहेगा। तो देखिए एक कॉन्सेप्ट में आप चारों पॉइंट को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज का आखिरी क्वेश्चन हम लोग चौथा देख रहे हैं, और इसको यहीं पर हम लोग आज छोड़ देंगे। थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे, पर देखिए पढ़ने से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है हर एक चीज को बड़ी ही बारीकी से समझना। तो आपका चौथा क्वेश्चन है कि पदार्थ का वर्गीकरण करें, यानी पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। सामान्य तौर पर तो पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन इसके अलावा भी दो स्टेज है जो बाद में बांटा गया था। चौथा एज है प्लाज्मा, और पांचवा एज है बीईसी, जिसको बी से बोस कहा जाता है, ई से आइंस्टीन, और सी से कंडेंसेट। एक्चुअली ये हमारे भारत के साइंटिस्ट है बोस बाबू, और ये तो आइंस्टीन के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं। तो खोज किया था बोस बाबू ने, लेकिन आइंस्टीन कहा कि तुम देखो अपना नाम दोगे तो हम मान्यता नहीं देंगे, हम मान्यता नहीं देंगे तो दुनिया भी स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए चलो मिल के नाम दे देते। तो बोस कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए ये पांचवा पदार्थ की अवस्था बीईसी कहलाती है, जो कि बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट कहलाती है। तो पदार्थ की आप सामान्य तौर पर तीन, लेकिन अगर कहा जाए कुल कितनी है तो पांच, ठोस, द्रव, गैस,
प्लाज्मा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो अब आपके मन में, कुछ स्टूडेंट के मन में ये क्वेरी हो रही होगी कि सर आखिर हम इसको नोट्स को बनाए कैसे। देखिए, सबसे पहले आप पढ़ने के साथ साथ नोट्स को भी, वीडियो को रोक रोक के नोट्स को अच्छे से बना सकते हैं, और जहाँ तक आपको पढ़ा दिया जाए आप नोट्स को बना लीजिए और उसको घर में याद कीजिए, क्योंकि जैसे ही पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा हम आप लोगों का टेस्ट लेंगे। कैसे टेस्ट लेंगे, आपको कैसे टेस्ट देना, हम इसके बारे में फिर अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे सभी स्टूडेंट्स, आप ज़रूर हमें बताइए कि आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा। आपकी कमेंट्स का हमें बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और खूबसूरत प्यारे वीडियो के साथ। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और कशिश उठते रहिए, है ना। चलिए, थैंक यू, टेक केयर माय डियर स्टूडेंट्स, हैव ए गुड नाइट। अब आपके लिए, अब पता है इसके बाद भी मुझे पढ़ाई करनी है। अभी लगभग मुझे लग रहा है कि तकरीबन 2:30 तो बज ही रहे होंगे, लेकिन अभी भी क्या करें, इतनी तो मेहनत करनी पड़ती है। चलिए, कोई बात नहीं प्यारे स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट।